बैक गूगल केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, कैसे कैसे इससे बेस्ड होकर बोहर्स एटॉमिक थ्योरी प्रोड्यूस हुई थी। हमने देखा था कि वेव थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, साथ ही हमने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सारे टर्म के इंट्रोडक्शन कर लिए थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो टोटली हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कोरिलेट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के आसपास रहेगा। और हाँ, आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको अगर लगता है यूजफुल है तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, साथ ही साथ इसमें हमारे विजुअल रीजन में जो है हमारा विबग्योर आप लोग सुने होंगे, तो ये हमारा जो ये 7 कलर देते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही आज ही हम जानेंगे कि किस वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी, किस वेवलेंथ, किस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, किस बेसिस पे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन हुआ। साथ ही साथ जो हमारे मेडिकल सेक्टर में, कई सारे सेक्टर में, फोटोग्राफिक में, रेडियो में, टेलीफोन में, टेलीविजन में, जितने भी टाइप के कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों में किस रेज का प्रयोग होता है, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। तो देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो पहली चीज तो जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर सनलाइट हमारी आती है तो बीच में एक, अगर रास्ते में एक प्रिज्म रखे तो हमारा 7 कलर विजिबल होता है। वो आप सभी जानते हैं, क्लास 10th लाइट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। उसको अगर हम एक कंबाइंड फॉर्म में कहें तो वो स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। ठीक इसी प्रकार बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ लाइट जो धरती पे आती है, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर दो बेस याद रखिएगा, या तो वेवलेंथ या तो फ्रीक्वेंसी, अगर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो हमको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, और इसी स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी इन शॉर्ट अगर डिफाइन करना हो तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि बेस्ड हो टोटल उनके वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। यानी कि एक ऐसे स्पेक्ट्रम जो अपने आप में कंसिस्ट किए हो एक ऑर्डरली, किस बेस पे, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। मेनली दो चीज याद रखिएगा, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये किस पे बेस्ड है, वेवलेंथ, और किस पे है, हमारी फ्रीक्वेंसी। तो आज हम इन्हीं दो टॉपिक से बेस्ड देखेंगे कि कैसे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। और यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है चीज, अगर आज हम जान लेंगे तो जितने भी टाइप के कम्युनिकेशन है, टेलीफोन, टेलीविजन, या हम कह सकते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखना, या जो फोटोग्राफिक्स या बोन जो हमारी टूट जाती है उसकी एक्सरे हम देखते हैं, सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट ये आपके सिलेबस में है उतना ही इंपॉर्टेंट ये आपके डेली लाइफ से भी है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो मैंने आपको बेसिकली समझा दिया। अगर बात करें इसकी डिफिनीशन की तो हम पहले इसकी डिफिनीशन लिख रहे हैं, आप भी नोट डाउन करिए कि इसकी डिफिनीशन क्या है। अरेंजमेंट, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन on the basis of their wavelength और फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया ना कि ये या तो वेवलेंथ पे डिपेंडेंस होगी या तो फ्रीक्वेंसी पे। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म में ही क्लियर हो रहा है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सारी चीजें हम देख चुके हैं, और अगर नहीं देख चुके हैं तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जनरेशन हमने पढ़ा। तो हमने कहा अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कई सारे बुक में आपको और डिफिनीशन मिलेगी। क्या डिफिनीशन मिलेगी कि देखिए बहुत ही सिंपल वे में समझा रहे हैं। अगर हम
कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उनकी वेवलेंथ के बढ़ते हुए यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस ऑर्डर में करते हो। तो अगर हम इनको इनकी वेवलेंथ के और फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो एक स्पेक्ट्रम मिलेगी, और इसी स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डायग्राम समझाते हैं, फिर आप खुद देख लेंगे कि वेवलेंथ बढ़ रही है कि घट रही है, वो आपके हाथ में आप कैसे अरेंज करते हैं। बट मेनली हम आपको बोले तो एक ही चीज पे रहिए, या तो वेवलेंथ को बढ़ाइए या तो फ्रीक्वेंसी को घटाइए। ऐसा नहीं है, सॉरी, फिर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, और ऐसा नहीं है कि हम वेवलेंथ भी बढ़ा दे बढ़ते हुए ऑर्डर में रखें और फ्रीक्वेंसी को। तो ये चीज हम देखते हैं कैसे होगा। इसको आप लिखिए, हम फिर रफ करते हैं। और अगर आप इसकी एक और डेफिनेशन चाहते हैं तो इसको रफ करने के बाद मैं लिखवा के फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग हमेशा करेंगे। अगर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमारी ये डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज रेंज ऑफ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक ऐसी स्पेक्ट्रम है जो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि कई सारी वेवलेंथ को उनके फ्रीक्वेंसी के रेंज में अपने आप में कंसिस्ट किए हुए हैं। हमने आपको सिंपली जो बताया वो सबसे आसान है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक ऐसी स्पेक्ट्रम है जिसमें कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी के बेस पे अरेंज किया गया है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिनको इस स्पेक्ट्रम में अरेंज किया गया है। तो हम यहाँ पे आपको, अब जरूरी की इतनी है, कई सारे बुक में कुछ और है, हम आपको एक डाटा दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारी गामा रेज है, ठीक है, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं। क्लियर? फिर हम बात करते हैं तो हमारी एक्स रेज, ठीक, फिर अल्ट्रावायलेट, और इन सभी का नाम आप लोग सुने होंगे। विजिबल, विजिबल मतलब जानते हैं कौन सी? ये जिस लाइट से हम लोग किसी थिंग्स को देखते हैं। इंफ्रारेड, और हमारी माइक्रो वेव, और लास्ट हमारा रेडियो। क्लियर? जैसा कि मैंने बताया ना कि इन सभी रेज का बहुत ही वाइडली यूज होता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो हमने कहा कि गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो ये तो उन रेज के नाम हो गए। अब यहां पे हमने बोला ना कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये ऑन द बेसिस ऑफ दियर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में है। तो हम यहां पे बात कर ले रहे हैं वेवलेंथ की, यहां इनकी वेवलेंथ लिख दे रहा हूं। यहां पे हम बात कर ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी की। क्लियर? और ये आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक लाइन यहां पे कर दे रहा हूं, ठीक है। और ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेज कहें या वेव कहें या रेडिएशन कहें। क्लियर? ओके। बात करें अगर गामा रेज की तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसकी तो ये हमारी मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ। अभी मैं इसका एक ट्रिक भी दूंगा कि कौन से ट्रिक से आपको ये सारे एक बढ़िया ऑर्डर में याद रहेंगे, और वो ट्रिक आप देखते रहिए बस। मिनिमम वेवलेंथ होगी यानी कि इसकी जो वेवलेंथ होगी 10⁻⁵ mm। क्लियर? अब हमने बोला इसकी मिनिमम होगी यानी कि इसकी मैक्सिमम होगी, इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी यानी इसकी एनएम वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, यानी रेडियो वेव की सबसे ज्यादा और गामा वेव की सबसे कम। अब क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि किस रेज के लिए वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। हो सकता है ये 4 दे, हो सकता है नीचे के 4 दे, तो आप देख के बता सकते हो। तो ये टेबल आप बनाइएगा, अभी याद मत करिएगा, मैं तरीका दे रहा हूं बनाने का। फिर हम बात करें यहाँ इसकी 10⁻⁻1 nm। हाँ, एक चीज और, कई सारे बुक में ये थोड़ा सा वेरिएबल मिलेगा तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कहीं पे सेंटीमीटर में दिया है, हम इसको नैनोमीटर में दिखा रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट की, तो हमारा इसका 10⁻² कर दिए, ठीक है। विजिबल की बात कर रहे हैं 10⁻⁴ कर दिए। इंफ्रारेड की बात कर रहे हैं 10⁻⁷ कर दिए।
इसकी बात कर रहा है 10⁻9 कर दी, इसकी बात कर रहा है 10⁻11 कर दी। और ये हमारा एक अप्रोक्सीमेट डाटा है, नॉट एग्जैक्ट डाटा। बात करें अगर फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी हमारी सबसे ज्यादा गामा रेंज की होगी, यानी कि जिसकी मिनिमम वेवलेंथ होगी उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। अब ये भी क्वेश्चन तो आपसे बन सकता है ना कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस रेंज में होती है, तो हमारी गामा रेंज में। हम यहाँ पे अगर आपको दोनों में वो बताएं तो आपको भी ये चीज पता है कि जो हमारा वेवलेंथ होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। आप लोग भी अपने नोटबुक में लिख लीजिए, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। यहां से कई सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं कि कंपैरिजन में दे दिया किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी किसकी वेवलेंथ। तो मैं आपको ये जो ऑर्डर दिया हूं ये वेवलेंथ के बढ़ते हुए ऑर्डर में है और ये फ्रीक्वेंसी के घटते हुए। अगर वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो कंफर्म है कि फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा ही होगा। यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेडियो वेव है इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी मिनिमम, और जो हमारी गामा रेज है इसकी मिनिमम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। ये चीजें क्लियर हुई, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक डायग्राम समझाते हैं, उसको बनाते हैं और इसका एक ट्रिक देते हैं कि कैसे ये चीज आपको इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रहेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। आप सोचेंगे सर ये आपने क्या बनाया, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उससे बहुत ही ज्यादा आसान है। मैंने बात की थी कि सबसे ज्यादा हम लोगों ने अभी एक टेबल देखा, हमने देखा था कि सबसे ज्यादा जो हमारी वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमने बताई थी रेडियो वेव की होती है और सबसे कम वेवलेंथ हमारी गामा रेज की होती है। ये बात हमारी हो चुकी थी। मैंने कहा था कि जिस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसकी मिनिमम वेवलेंथ होगी उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो फ्रीक्वेंसी का नो डाउट डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। क्लियर, यानी कि यहां से हमको कुछ चीजें पहले पता चल गई थी कि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। फिर यहाँ पे एक चीज और पता चली कि रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव की। अब आप कहेंगे सर ये लाइन हमको नहीं याद हो रही है। हाँ, एक चीज और, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। विजिबल जिससे हम किसी चीज को देखते हैं, जो स्पेक्ट्रम हमको दिखता है, जो प्रिज्म में हमको 7 कलर दिखते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारा विबग्योर है। ये 400 nm से लेकर 700 nm तक होता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अगर हम बात करें कि इसको याद करने का ट्रिक, तो ये मुझे आसान लगता है, क्या पता आपको आसान लगे कि ना लगे। अगर आपको वैसे याद हो जा रहा है तो वैसे याद करिए। मेरा मानना है कि ये ट्रिक ज्यादा अच्छी है। देखिए क्या है, गाड़ी XUV इंडिया में रहेगी, ठीक है, ये हमारा एक ट्रिक है कि गाड़ी XUV इंडिया में रहेगी। अब आप सोचेंगे सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक है। इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये गाड़ी मतलब एक कार होती है, आपको पता है ना। XUV एक गाड़ी होगी, आप जानते होंगे, जो कि हमारे देश में चलती है। तो ये ट्रिक है, गाड़ी XUV इंडिया में रहेगी। यहां से कैसे याद करेंगे, गाड़ी यानी कि गामा, GA गामा, X एक्सरे, U अल्ट्रावायलेट, V विजिबल, इंडिया इंफ्रारेड, में माइक्रोवेव, RA रेडियो वेव। क्लियर हुआ, यानी कि G फॉर गामा, X फॉर एक्सरे, U फॉर अल्ट्रावायलेट, V फॉर विजिबल और I फॉर इंडिया, M फॉर माइक्रोवेव और R फॉर रेडियो। इतनी चीजें क्लियर हुई ना। गाड़ी XUV इंडिया में रहेगी, यानी कि गामा की सबसे, और ये किस बेसिस पे हमने याद किया, ये हमने बढ़ते हुए मैक्सिमम वेवलेंथ की तरफ जाते हुए, यानी इसकी वेवलेंथ मिनिमम, इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हमारी गामा रेज की मिनिमम वेवलेंथ और रेडियो रेज की सबसे ज्यादा वेवलेंथ, गामा की सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, रेडियो की सबसे कम फ्रीक्वेंसी। और इसीलिए ये देखिए, गामा रेज की सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सॉरी गामा रेज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहां मैंने लिखा है, तो यहां भी देखिए ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, लेकिन वेवलेंथ सबसे कम, और यहाँ पे इसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी, यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, रेडियो वेव की, बट फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो ये आप भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। और ये जो हमारा विजिबल है, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपको याद ही होगा। तो ये सारी चीजें हमारी हुई। और हाँ, इसकी वैल्यू रही बात, तो वो टेबल में हमने दे दिया। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछता है, ऑर्डर में अरेंज करिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको 4 रेंज दे दिया, गामा, एक्सरे, यू, विजिबल।
अब आपको करना है, तो आपको अगर ये याद रहा गाड़ी एक्सयूवी इंडिया में रहेगी तो आप इसी पे रख के आराम से कर सकते हैं। मैंने तो किया, अब आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो आप याद कर लीजिए। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुआ पूरे ट्रिक के साथ। इसको याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है। हमने अभी देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे हमने अरेंज किया, कैसे एक शानदार ट्रिक की मदद से हमने इसको समझा। तो अब आपसे कहें कि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में आ गया कि वेवलेंथ का ऑर्डर लिखिए, किसका ऑर्डर, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको अगर लिखना है तो मैंने आपको जो ट्रिक दिया वही फॉलो करिए। गाड़ी एक्सयूवी इंडिया में रहेगी, यानी कि गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड एंड इंडिया में माइक्रो रहेगी, यानी रेडियो। क्लियर हुआ? ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हुआ। इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अब आपसे एक दूसरा अगर क्वेश्चन पूछ लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आप फिर यही चीज दे सकते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है बट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर फ्रीक्वेंसी है। और अगर फ्रीक्वेंसी में पूछा तो भी आप कर सकते हैं, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। क्लियर ना? ऐसे हम कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, कुछ भी आप जवाब दे सकते हैं। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग था। बात कर ले अगर हम इनके यूज की, डेली लाइफ में इनका क्या एप्लीकेशन है, तो आपको वन बाय वन हम ऐसे बताते हुए चल रहे हैं, कोशिश करेंगे लिखते रहें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या क्या यूज है, तो हमारा जो सबसे ज्यादा, देखिए इसका यूज भी आपके नॉर्मली एग्जाम में पूछ लिया था कि एक्सरेज का दो यूज बताइए, दो एप्लीकेशन बताइए। ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज का जो हमारा लेक्चर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गामा रेज की बात हो रही है। गामा रेज का यूज हमारा कैंसर, यानी कि कैंसर जो कि एक रोग है, आप अच्छी तरह से इससे परिचित होंगे, उसके इलाज में इसका यूज किया जाता है। क्योंकि इसकी पेनेट्रेशन यानी कि छेद, यानी कि होल्ड करने की जो कैपेसिटी है किसी चीज को, पेनेट्रेट यानी कि वहां पेनेट्रेट करके कोई चीज बता सकती है, इसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज्यादा है, तो इसका यूज कैंसर में होता है। फिर हम बात करते हैं एक्स रेज। एक्स रेज का यूज हमारा नॉर्मली मेडिकल फील्ड में होता है। जैसे हमारी हड्डियां टूट गई या कुछ टूट गया तो उसको एक्स रेज, उसका एक जस्ट अपोजिट फोटोकॉपी कह सकते हैं, फोटोग्राफी या क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में या क्रिस्टल स्ट्रक्चर के एक्सप्लेनेशन में हमारे एक्स रेज का प्रयोग होता है। ये सब हमारे कॉमन यूज है। फिर हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट, तो यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज का सब्सटेंस, जैसे कोई लैब में या कोई मेडिकल फील्ड में कोई हमारा सब्सटेंस रखा है या कोई सिस्टम रखा है, तो उस पे हम अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस हो तो वो किल हो जाए, यानी इसमें इसका यूज होता है। फिर बात करते हैं विजिबल रेज की, तो हम जो कुछ भी देखते हैं ये किस रेज द्वारा पॉसिबल है, ओनली और ओनली विजिबल रेज द्वारा, मैंने बताया था ना। फिर हम बात करते हैं विजिबल रेज का प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर्स फॉर्मेशन में भी होता है। फिर अगली जो हमारी है इंफ्रारेड रेज, इसका प्रयोग किसी चीज को हीट करने में, फोटोग्राफी में, और कुछ रिमोट्स बनते हैं जहां पे इसका यूज होता है। फिर हम बात करते हैं माइक्रोवेव की, तो ये रडार कम्युनिकेशन, जो रडार कम्युनिकेशन होता है फिजिक्स का टर्म है, और कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन अप्लीकेबल, बहुत ही ज्यादा ही अप्लीकेबल। और टेलीफोन जो कि आप भली बात परिचित हैं, बैठे बैठे एक स्थान से दूसरे स्थान पे बात कर सकते हैं, तो ये सब किसका यूज है, माइक्रोवेव का। फिर बात करते हैं हमारी लास्ट है रेडियो वेव, इसका यूज रडार में, टेलीविजन में, रेडियो में, रेडियो नाम है तो रेडियो में इसका यूज होता है। क्लियर ना? जब हमने देखा कि क्या यूज है इसका, एक ब्रॉड यूज है, ग्रेट यूज कह सकते हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। साथ ही साथ हमने ये सारी चीजें जान ली कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और एग्जाम में मैं आज फिर बोल दे रहा हूँ कि जहां से रिलेटेड, चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे 11th, चाहे 12th, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। बेसिकली कंपटीशन में भी पूछ लिया था कि एक्स रेज का यूज क्या होता है, गामा रेज का, किसकी वेवलेंथ ज्यादा, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो ये सभी क्वेश्चंस के जवाब आप दे सकते हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको ट्रिक से ट्रिक देके आसान से आसान बनाया जा सके। अब इससे आसान मैं नहीं कर सकता। थैंक यू।